हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हम लोग आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स के, और उसको सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। वहाँ से जाके आप सबसे पहले वो डाउनलोड करते हैं और उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं। देन हम अपने यूट्यूब चैनल पे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी अपने जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो हम सबसे पहले वहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद में आपको कहीं लगता है कि कहीं हमसे चूक हो गई या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में आप इस वीडियो को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि आपने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या हम भी वही तरीका सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आप, मेरा तरीका ये है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना, बेसिकली हम सब लोगों का तरीका यही है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी क्लास में देखेंगे कि उन 30 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जिससे आप क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम आपको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और अपना क्वेश्चन भी सॉल्व होता चले। तो ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था पहला क्वेश्चन? लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंगल बिटवीन द प्लेन। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो आया है वो आपका 3D से पहला क्वेश्चन आया है। किससे आया है? 3D से। तो हमने प्रयास किया है कि लगभग में सारे क्वेश्चन आप, मतलब सारे चैप्टर इसमें कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो एक काम करते हैं, ब्लैक, मेरे पास में ब्लैक स्लाइड है, तो वहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी प्लेन के एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच के एंगल होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास पहला प्लेन है। और दूसरा प्लेन क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 प्लस D2 इक्वल्स टू 0, ये मेरा है दूसरा प्लेन, ठीक है ना। हालांकि हम आपको बता दें, प्लेन के नॉर्मल का वो डायरेक्शन रेशियो आपका दिया है, ये आपका होता है A1, B1 और C1। तो प्लेन के जो नॉर्मल्स हैं उनके DRs क्या हैं? A1, B1 और C1, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इसके नॉर्मल्स क्या रहेंगे? इसके आपके नॉर्मल्स रहेंगे दैट इज A2, B2 और C2, ये इसके नॉर्मल्स हैं, ठीक है। तो अब इनका डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। डायरेक्ट क्या होता है? एंगल बिटवीन देम दैट इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आपके जो नॉर्मल्स के DRs हैं, आपको उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कॉस थीटा निकालेंगे और यहाँ से आपका थीटा डिग्री एंगल निकल आएगा। ये होता है दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हम आपका देखते हैं, आपको दो प्लेन दिए हैं। तो जैसे पहला प्लेन आपका क्या है? दैट इज 2x। तो 2x माइनस का y प्लस का z इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? ये मेरा A1 है, B1 की वैल्यू -1 है और C1 की वैल्यू z है। यानी कि ये लिखेंगे A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू -1, C1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लेन क्या है? दैट इज x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मेरी A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू आएगी 1, B2 की वैल्यू भी आएगी 1 और C2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 2, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट एंगल निकाल रहे हैं। एंगल क्या होगा? दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड, ठीक है, A1 A2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो 2 बन जा 2, फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो माइनस का 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 2 बन जा 2, डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट। अब इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से जो कॉस थीटा आया वो क्या आया मेरा? कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 2 4 4 में से गया, दैट इज ऊपर बचा आपका 3, नीचे बचा ये आपका 4 8 5 8 6, रूट 6 इंटू रूट 6 दो की हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये देखो 1/2 टाइम्स जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो आपका क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसलिए इस प्लेन के जो प्लेन के एंगल है उसका आंसर π/3 ही होगा, 60 होगा, और आपके ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हमने हर तरीके के क्वेश्चन इसमें आपके लिए। दूसरा क्या लिखा? द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखिए
दो प्लेन है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो सपोज मेरे पास में दो प्लेन्स हैं, अब पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो नॉर्मल्स के जो आपके डायरेक्शन रेशियो है वो आपके क्या होंगे, वो आपके बराबर होंगे। तो पहला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे दो कोई प्लेन्स हैं, तो इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि जब भी पैरेलल प्लेन दिए जाएंगे तो उनके जो नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। बस ये जो चीज़ है वो क्या होगी, अलग होगी। तो इन दोनों का नेगेटिव लेना, दैट इज d1 माइनस d2। तो d1 माइनस d2 हो गया अपॉन में अंडर रूट और डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हो जाएगा। समझ गए ना बात को, बस इसी को करना है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरे में आपका दिया है, अब देखो एक चीज नोटिस करने वाली है, क्या है, यहाँ पे आपको लिखा है 6x माइनस 3y प्लस 6z और यहाँ पे लिखा है 2x माइनस y प्लस 2z। इसका मतलब क्या है कि हमको या तो इसको 6x बनाना पड़ेगा या इसको 2x बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें हम 3 का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मेरे दो प्लेन फिर क्या हो जाएंगे, 6x माइनस का 3y प्लस का 6z इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी आपका हो जाएगा 6x माइनस का 2y प्लस का 6z और इक्वल्स टू माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा d1 है और ये तुम्हारा क्या है, d2 है। तो बस हम लोग फटाफट डिस्टेंस निकाल देंगे बीच की। क्या होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड d1 माइनस d2, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 3 होना था, प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 10, नीचे आएगा अंडर रूट 36 प्लस का 9 प्लस का 36। तो 36 72 और 9 क्या होगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। तो आंसर विल बी 10/9। तो ये आपका देखिए डिस्टेंस आ गया 10/9, यही आपके एग्जाम में दिया गया था, तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि बोथ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है, क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा, अगर इनकरेक्ट होता तो ऑप्शन डी होता, लेकिन करेक्ट पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ तो नहीं था, बस आपको फॉर्मूला बेस पता होना था। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, कह रहा है एक प्रॉब्लम है, एक 3 स्टूडेंट है, उनको एक प्रॉब्लम दी गई है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप इनको प्लीज सॉल्व करने का प्रयास करिए। जैसे मान लो 3 स्टूडेंट है ए, बी और सी, तो इनको एक प्रॉब्लम दी गई है। अब इनको प्रॉब्लम दी गई है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले इन लोगों की जो हु सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम दी है, ये सॉल्व करने का तरीका 1/2 है इसके, ये सॉल्व कर देगा, ये भी सॉल्व कर देगा, इसका तरीका 3/4 है, और ये भी सॉल्व कर देगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज p है, ठीक है। ये सबके सॉल्व करने का तरीका है। अब नहीं सॉल्व करने का तरीका मतलब नॉट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। इसके नॉट सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके नॉट सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा, और इसके नॉट सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 में से p घटाएंगे। तो ये चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉट सॉल्व का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, कह रहा है कि हमने क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, हम सबसे पहले आपको लॉन्ग मेथड बताते हैं, उसके बाद में शॉर्ट मेथड बता देते हैं। तो हम लोगों का जो कंडीशन है वो क्या है कि जो प्रॉब्लम है ना, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो गई हो। अब प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई है, इसका मतलब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज देखिए। सपोज ए ने सॉल्व कर दिया है, बी ने और सी ने सॉल्व नहीं किया है, पहली प्रॉब्लम ये हो गई। प्लस दूसरे में क्या है कि ए ने सॉल्व नहीं कर पाया है लेकिन बी ने कर दिया है, सी ने नहीं कर पाया, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है कोई भी कर दे। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है कि ए ने भी सॉल्व नहीं कर पाया है, बी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन सी ने सॉल्व कर दिया है, प्रॉब्लम अब भी सॉल्व हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, ए और बी दोनों ने सॉल्व कर दिया लेकिन सी नहीं कर पाया। उसके बाद क्या है कि अब की बार में ए ने नहीं कर पाया लेकिन बी और सी दोनों ने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है कि ए बी इन दोनों ने सॉल्व नहीं कर पाया, सॉरी
ए ने आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे सी ने, यहाँ अब की बार क्या है कि बी ने आपका सॉल्व नहीं कर पाया, तो या ए सॉल्व करेगा और सी सॉल्व कर देगा। और अगला केस क्या है कि तीनों ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अब इन सब का निकालेंगे हम, ठीक है, और इन सब का निकाल के जो सम होगा वो आपका 29/32 होगा, दैट इज लॉन्ग मेथड। हम फिर भी आपको करके बताते हैं। ए ने सॉल्व किया, इसका तरीका क्या है 1/2, बी ने सॉल्व नहीं किया है, इसका तरीका है 1/4, और सी ने सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब दैट इज 1 - p। ये आपका हो जाएगा 1 - p, 1 - p, ठीक है। प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया है 1/2, बी ने सॉल्व कर दिया है 3/4, और सी ने सॉल्व नहीं किया है, दैट इज 1 - p। प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया है 1/2, बी ने सॉल्व नहीं किया है 1/4, सी ने सॉल्व कर दिया दैट इज p। प्लस ए ने सॉल्व कर दिया है 1/2, बी ने सॉल्व कर दिया है 3/4 इंटू सी ने सॉल्व नहीं किया है दैट इज 1 - p, ठीक है। प्लस उसके बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ, ए ने सॉल्व नहीं किया है 1/2, बी ने सॉल्व कर दिया है 3/4, सी ने भी सॉल्व कर दिया दैट इज p। प्लस उसके बाद में ये वाला देखेंगे, ए ने सॉल्व कर दिया है 1/2, बी ने सॉल्व नहीं किया है दैट इज 1/4, सी ने सॉल्व कर दिया दैट इज p। प्लस तीनों ने सॉल्व कर दिया दैट इज 1/2 इंटू 3/4 इंटू p, और इक्वल्स टू ये आपका आएगा 29/32, ठीक है। अब इसको, ये इसका लॉन्ग मेथड हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें दिया है कि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इस प्रॉब्लम का जो सबसे बेस्ट तरीका हो, जो बेस्ट सोल्यूशन की बात करते हैं ना, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा इसका, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। और प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई है तो किसी ने सॉल्व नहीं करी है। तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई है, इसका मतलब प्रॉब्लम ए ने भी सॉल्व नहीं करी है, बी ने भी सॉल्व नहीं करी है, और सी ने भी सॉल्व नहीं करी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप आपको एक बात बताइए कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 29/32 है, तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 29/32। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की तरीका 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी ना सॉल्व करने का 1/4, और सी का क्या होगा 1 - का p, और इस कस टू, और यहाँ से 32 में से 29 जाएंगे, दैट इज 3/32 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 जा आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 1 - p है ना, इसकी वैल्यू आपकी 3/4 हो जाएगी, और यहाँ से p की वैल्यू आपकी 1/4 हो जाएगी। समझ गए ना बात को? तो अब कुछ पर्सन होंगे वो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपका लॉन्ग मेथड है, ठीक है, लेकिन ये आपका वेरी शॉर्ट है और बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग इससे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी का फिर से क्वेश्चन है, कह रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी नॉट ए। अब पी नॉट ए, अब देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, पी नॉट ए अगर आपको दिया है दैट इज 7/10। तो आप एक बात बताइए पी ए क्या होगा? तो पी ए होगा 1 - 7/10। तो यहाँ पे हम 3/10 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। पी नॉट भी दिया है, तो पी नॉट भी अगर जो है 3/10 है, तो हम यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि जो मेरा पी बी होगा वो 1 - 3/10 होगा, जो कि 7/10 होगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पी ए बाई बी, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पूछा है पी बी अपॉन ए, ठीक है। अब आप लोग देखिए, ये इसका नहीं, ऐसा नहीं आपने बस इसका उल्टा कर दिया और इसका आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है पी ए अपॉन बी, तो देखिए इसका फार्मूला होता है पी, अब ये ए अपॉन बी है ना, सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लो अपॉन में, और जो नीचे लिखा है ना वो लिख दो पी बी इक्वल्स टू 3/14। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? पी सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज बी इंटरसेक्शन ए, अपॉन में जो नीचे लिखा है दैट इज पी ए। ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताइए कि ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो आपका बी इंटरसेक्शन ए के क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए ना बात को? तो देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या होगा पी बी। अब पी बी की वैल्यू क्या है? दैट इज 7/10 इंटू में 3/14, ठीक है। 7 2 जा, तो ये आपका आ जाएगा 3/20 आएगा। अब बस यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ निकालने के लिए ऊपर आ जाएगा 3/20 और नीचे आ जाएगा पी ए की वैल्यू क्या है? 3/10। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी 1/2। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। अब आप बताइए ये क्वेश्चन कितने टफ है? क्या ये क्वेश्चन टफ है? और अगर टफ है तो इनको आपको सॉल्व करके एग्जाम में जाना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको फ्री के नंबर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन सीखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीखना पड़ेगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो सपोज मेरे पास में x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, ये मेरे पास में इतने क्या है ऑब्जर्वेशन है, इतने मेरे पास में ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनका एक्स बार निकालेंगे जो कि होता है मीन। तो एक्स बार आपका पता है क्या होता है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n, ये इसका एक्स बार होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और x माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है। बस इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स बार। तो एक्स बार निकालने के लिए हम लोग इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि -6 को 6 में -6 को 6 में ऐड करेंगे 0 आएगा, इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे 0 आएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0 आएगा, -1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इन सब का सम आएगा 0 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाई 8। तो योर एक्स बार जो आ गया वो आपका क्या आ गया, एक्स बार आपका 0 आ गया, एक्स बार आपका क्या आ गया 0 आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है x1 में से x बार को माइनस करना है। तो x1 आपका कितना है, माइनस का √6 और माइनस का 0, और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -√6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या होगा, तो x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा माइनस का √5 माइनस का 0 का स्क्वायर, ये आपका ऐसे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट यहाँ पे लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, अब ये जो निकालेंगे ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा। और इन सबको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। यही तो है, देखो x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, उसके बाद में उन सबको यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, x4 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x6 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x7 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और x8 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करेंगे दैट इज अंडर रूट। तो देखिए 6 5 11 4 15 16 17 21 26 और 32, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर है 8, तो 8 4 जा 32। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आएगा √4 जो कि किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। बस आपको ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, PQR रिप्रेजेंट है करता है मीन को, मीडियन को और मॉड को इफ फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन 5p/4q/r/2। देखो रेशियो दिया है, रेशियो क्या दिया है 5p/4q/r/2। सबसे पहले हमें रेशियो में एक चीज़ देखनी पड़ती है। अगर हम सपोज दैट एक काम करते हैं, सबसे पहले हम p को, ये कोफिशिएंट है ना 5, इन सबको 1 बनाना है कोफिशिएंट। तो 1 बनाने के लिए हमें सब में क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम सब में 20 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 4 से जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा p/4 q/5 r/40। और इसको हम k मान लेते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4k, q की वैल्यू हो जाएगी 5k और r की वैल्यू हो जाएगी 40k। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछिए वैल्यू p प्लस q। तो p की वैल्यू क्या है 4k प्लस q की वैल्यू क्या है 5k अपॉन में 2 इंटू p की वैल्यू क्या है 4k प्लस 0.7 इंटू 40k। ठीक है, के देखिए हर के ऊपर नीचे दोनों कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 प्लस अपॉन में 4 2 जा 8 प्लस और 7 4 जा 28, तो ये आ गया 28। तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 8 और 28 को आप ऐड करोगे तो वो आपका किसके इक्वल आएगा, दैट इज 36। तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कितना टफ क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। हमें लगता है ये सेट बहुत आसान है और आपको इस सेट में 30 आउट ऑफ 30 सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, बहुत आसान लग रहा है, अभी तक तो 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx का होल स्क्वायर
माइनस का x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इजकल्स टू 0। अब ये देखिए है। अब अगर ये क्वेश्चन है, अब इसमें इसका सॉल्यूशन बताना है। मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, हमें ये लग रहा है कि इसमें आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो क्या हम अगर हम इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स 2x का क्या आएगा, 2x का 2 आएगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का x इंटू और डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये तो होगा नहीं, 4 में से 2x जाएंगे तो 0 कहाँ बचेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यहीं से कैंसिल हो गया, आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी देखिए तो ये भी आपका डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, ये भी आपका 2 होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से जो डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा वो आपका एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। आपको फार्मूला पता है ना कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपको निकालना है ना एक्स की पावर n का, तो उसका फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका 2x होगा, इसको रख के देख लेते हैं, ये हो सकता है शायद। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x इंटू और डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, दैट इज 2x। तो देखिए 4x स्क्वायर में से 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये भी 0 नहीं आएगा। अब इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर डी ही एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। कैसे है इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा दैट इज 1/2 इंटू और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 2 का 0 होगा। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स एक्स आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एक्स है। अब बताइए इससे कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है। अब बताइए ये क्वेश्चन कितना आसान था, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमें लगता है इस प्रैक्टिस सेट में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाई द, एक सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको देखो सर्कल का एक फॉर्म बता रहे हैं, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, जैसे इसमें तो पाई स्क्वायर लिखा है, लेकिन अगर कहीं आर स्क्वायर लिखा होता ना, अगर कहीं आर स्क्वायर लिखा होता तो ये जो आपका एक सर्कल बनता है, ये देखिए हम यहाँ पे आपको साइड में बना के दिखा देते हैं। ये जैसे एक सर्कल बनता है तो इसमें जो है इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो स्मॉल आर होती है, ठीक है। अब बस हम क्या करेंगे, जब भी कभी एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला मतलब आएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम फिगर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स डैश एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं, वाई डैश। अब सबसे पहले ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर का, ठीक है। तो अब आप लोग हमको एक बात बताइए, हम एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो एक सर्कल बनाया, अब आप हमको बताओ क्या इसकी रेडियस पाई होगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो अगर पाई होगी तो यहाँ पे हम क्या कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, पाई कमा 0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट 0 कमा पाई। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में बाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब आप लोग बताइए कि बाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से ग्राफ बनेगा मेरा, इस तरीके से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि पाई की जो ओवरऑल वैल्यू होती है दैट इज 3.14 के अराउंड होती है, और साइन एक्स ये भी हमने थोड़ा सा ऊपर ही बना दिया है, साइन एक्स की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो 1 के बराबर होती है, तो वो आपका यहाँ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा बाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, और उसके बाद में एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है बाई एक्सिस। ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक्स इक्वल्स टू 0 क्या होता है, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस मेरी कौन सी है, बाई एक्सिस मेरी है ये वाली। तो बाई एक्सिस मेरी ये वाली, इसका मतलब हमें एरिया इस रीजन का निकालना है भाई, हमें एरिया इस रीजन का निकालना है, ठीक है। हमें एरिया क्या निकालना है, इस रीजन का निकालना है। तो ये रीजन क्या हो गया, रीजन मेरा ये हो गया, देख लो रीजन मेरा ये हो गया, ये इस रीजन का एरिया निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाई एक्सिस के थ्रू निकालना है, तो अब एक बार तो सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि इसमें से अगर हम ये वाला घटा दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर एरिया बराबर क्या होगा, तो एरिया बराबर जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ये देखो क्वार्टर सर्कल दिख रहा है क्या आपको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल माइनस 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 इंटीग्रेशन, ये 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या होता है, आपको पता होगा कि अगर पूरा एरिया सर्कल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू तो पाई दी है। तो इसका मतलब एरिया अगर हमें सर्कल का निकालना है, पूरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पूरा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू पाई का स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा पाई का क्यूब। अब इसका क्वार्टर निकालना है तो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पे देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये जाएगा प्लस का यहाँ पे कॉस एक्स, और ये लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1/4 इंटू पाई की प्लस
कॉस पाई रखेंगे तो माइनस का 1 माइनस कॉस 0 ये भी माइनस का 1। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते थे भाई, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है तो ये तो होगा ही नहीं पाई स्क्वायर वाला, पाई क्यूब वाला होगा, तो पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, ज़्यादा हमें टफ क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज 0 to 8 पाई दिया है और साइन एक्स दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन हम आपको पहले हम ग्राफ से भी बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ग्राफ बताते हैं कि जो 22 साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो 22 साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, 22 साइन एक्स का ग्राफ आपका ये होता है, ये होता है ऐसा करके, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे आप किसका ग्राफ बनाना है, अब आपको ग्राफ बनाना है 22 मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो 22 मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, आपको पता है कि मॉड में साइन एक्स की वैल्यू क्या है, कोई भी निगेटिव नहीं आएगी। तो अब की बार क्या करना है, जितने भी जो हमारे सर्कल बनेंगे वो सब ऊपर की तरफ बनेंगे, समझ गए ना बात को। तो वो आपके ऊपर की तरफ बनेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई था, अब ये 2 पाई वाला पोर्शन नीचे था, अब ये ऊपर आ गया। तो देखा जाए तो एक तरीके सॉरी तो देखा जाए तो एक तरीके से आपका ये जो है 22 मॉड साइन एक्स का ग्राफ बन गया है। बस इसी का हमको, ये तो हमने 0 से लेकर 2 पाई तक का लिखा है, ऐसे ही 0 से लेकर 8 पाई तक का लिखेंगे तो इंटू 4 कर देंगे डायरेक्ट। तो हम देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं और हमें क्या है, अब हमें इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम एक का एरिया निकाल लें, एक का एरिया, उसके बाद में इंटू क्या कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0 to पाई और यहाँ पे देखिए ऊपर तो पॉजिटिव ही है, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 0 to पाई, तो माइनस, अब यहाँ से ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस का कॉस 0, ठीक है। तो माइनस कॉस पाई होगा -1 और कॉस 0 होगा -1, तो ये आपका 2 आ गया। तो देखो इसमें भी 2 एरिया है, इसका भी 2 एरिया है, तो 2 एरिया इसका ऐसे 8 है। तो टोटल एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया जो आपका निकलेगा 8 पाई तक का टोटल एरिया क्या निकलेगा, 2 × 8, तो टोटल एरिया निकलेगा 16 स्क्वायर यूनिट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, अच्छा है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब भी आपको कभी देखिए रोटेशन हो रहा है, वो सॉरी रिपीटिशन हो रहा है, तो जब भी कभी रिपीटिशन लगे इसका मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड है। तो हम मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड पाई है। मॉड साइन एक्स का जो टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या है, मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है, पाई होता है। तो कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि काम करो 0 to n पाई बताओ मॉड साइन एक्स डी एक्स का, तो आप लोग हमेशा क्या करना कि n को निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन 0 to पाई और साइन एक्स डी एक्स, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के विजुअल्स के साथ में करवा दिए। समझ में आया ना क्वेश्चन, ज़्यादा टफ तो नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का है। क्या है इंटीग्रेशन, 1/x ब्रैकेट x की पावर n + 1 dx। ये क्वेश्चन जनरली 12th क्लास में भी आता है, ये क्वेश्चन जनरली क्या होता है 12th क्लास में भी आता है। अब हम ये सोच रहे थे कि हम अगर इसमें n की जगह 1 भी रख देना तभी मेरा काम चल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम 1 रखेंगे ना तो ये भी 1/1 हो जाएगा और ये भी 1/1 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन ये हमारे, मतलब कि अगर हम 1 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा log x/x + 1 और ये भी हो जाएगा log x/x + 1। तो इसलिए हम इसमें कुछ रखेंगे नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं इंटीग्रेशन, नीचे से हम लोग x की पावर n कॉमन ले रहे हैं। तो जब नीचे से x पावर n कॉमन लेंगे तब क्या आएगा, 1 + x की पावर -n, ये आएगा नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x की पावर n + 1 × 1 + x की पावर -1 dx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम t मानेंगे। तो इसको हम लिखेंगे लेट 1 + x की -1, यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 + x पावर -1 = t। तो ये आपका हो जाएगा -1 × x की पावर -n-1 dx = dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा -n/(x की पावर n + 1 × dx = dt, ठीक है। तो 1/x की पावर n + 1 × dx = ये आ जाएगा नीचे, तो -1/n × dt। अब आपको देखो ये चीज़ देखना है और यहाँ पे ये चीज़ देखना है, क्या दिख रहा है आपको, ये चीज़ दोनों चीज़ आपको सेम दिख रहा है। तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जी हाँ। तो ये हो जाएगा -1/n × dt
और अपॉन में नीचे आ जाएगा टी, क्योंकि इसको हमने टी माना था। बस इसी को आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसे करके लाइन खींच देते हैं, तो माइनस का 1/n हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/t dt। अब इंटीग्रेशन 1/t dt क्या होता है, दैट इज log t। क्या होता है, log t बेस e प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/n इंटू log t बेस e प्लस का c, log t बेस e प्लस का c। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/n इंटू लॉग, अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपकी दी है 1 प्लस x की पावर माइनस का n प्लस का c। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, दैट इज माइनस का 1/n, ये हो जाएगा लॉग, इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर n प्लस का c। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/n लॉग, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x की पावर n और ऊपर आएगा x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन आंसर में हम देख रहे हैं कहीं भी माइनस नहीं है, तो अगर कहीं भी माइनस नहीं है तो हम आपको एक चीज़ लॉग की प्रॉपर्टी बता देते हैं। क्या, जैसे कहीं भी इंटीग्रेशन लिखा है और यहाँ पे है सपोज 2 n लिख देते हैं, सपोज जैसे लिखा है n इंटू लॉग ई एक्स, सपोज ये लिखा है, तो ये n है ना, ये ऊपर चला जाता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं पे ऐसे लिखो ना तो ये ना आगे आ जाता है। ये बात आप हमेशा क्या रखो, ये बात आप दिमाग में रखो, ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो आपकी बार हम क्या करें, माइनस उधर कर देते हैं, जैसे ही माइनस यहाँ पे पावर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/n लॉग बेस ई, माइनस जब लगाएंगे तो ये पावर में आएगा माइनस का 1, तो यानी कि जो आपका ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, वो देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन होगा, लेकिन आंसर होगा 1/n इंटू लॉग ई एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n अपॉन एक्स पावर n प्लस 1, तो ये तो दोनों नहीं होंगे, एक्स पावर n अपॉन n प्लस 1, तो इसमें 1/n है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरी नज़र में ये भी आसान क्वेश्चन था, बस ये है कि आपको इसका तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। 12th क्लास का सिलेबस है, ये आपको आना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका इंटीग्रेशन का ही है। क्या लिखा है, px इक्वल्स टू 4e टू द पावर 2x। तो हमें दिख रहा है ये 4 भी कांस्टेंट है, ई की वैल्यू आपको बता देते हैं, ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ए की पावर x dx, तो उसका फार्मूला क्या है, ए की पावर x अपॉन में log a प्लस का c, बस इसी को लगाना है। तो देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसका पूछा, p की पावर px dx का इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन px की वैल्यू क्या है 4e टू द पावर 2x इंटू में dx, बस इसी को फार्मूला लगा दो। तो क्या है फार्मूला, क्या होगा, फार्मूला आपका होगा दैट इज a की पावर x, तो मतलब 4e की पावर 2x अपॉन में log 4e। अब देखिए यहाँ पे तो केवल x लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो 2x है, तो 2x का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, और उसका हम नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं प्लस c, ये मेरा आंसर है। तो बस इसी को देखो, अब इसमें देखो ऊपर में क्या है px यानी कि px लिखना है, तो ऊपर px लिखना है, तो देखो हमें लगता है यही px लिखा है, तो यहाँ पे देंगे px अपॉन, और नीचे क्या है लॉग में है, वो भी प्लस में है, तो एक काम करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा log 4 प्लस log e। अच्छा, बेस यहाँ पे ई रहता है, ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे बेस ई कर दिया और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक नोट लिखो, क्या कि जब कभी भी लॉग ये और ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मेरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, px अपॉन में 2 ब्रैकेट log e 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1। अब 2 की पावर 2 में ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो जो आंसर होगा वो तुम्हारा होगा px अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 log 2 प्लस का 1। देखो भाई कहाँ पे है, px अपॉन में 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 log 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये इसके थोड़े से तरीके अगर पता होंगे तो आप लोग इनको कर लेंगे। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नोट्स नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो अब हम आपको, चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा व्हाइट पेन यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है x² प्लस 2x प्लस 11। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम आपका माइनस का b अपॉन 2a निकाल दें और d अपॉन 4a पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम काम करते हैं, हम इसको स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे अगर हमें मान लो किसी भी फंक्शन की, खास करके पॉलिनोमियल्स की या क्वाड्रेटिक की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हम उसको उसमें तोड़ लेते हैं।
कंप्लीट स्क्वायर में, होल स्क्वायर में। तो क्या हम इसको होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, प्लस अब चूंकि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 1 निकल गया तो 10 बचा, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस का 10, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसी चीज़ को क्या ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये क्या लिखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, तो इसका अगर हम देखें 0 तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये इसका रेंज है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज लॉग 10, ये तो 0 हो गया, ये बचा 10, तो लॉग 10 की वैल्यू अभी हमने आपको पीछे बताई थी, जब ये दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू आपकी 1 होगी। तो इसलिए इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1, एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इज। अब देखिए इसमें एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन, देखिए हम बता देते हैं जो लॉग एक्स बेस ई एक्स होता है ना, इसको हम एल एन एक्स भी लिखते हैं, इसको हम एल एन एक्स भी लिखते हैं अपॉन में एक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कहता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स कहता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले किसी फंक्शन का आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई अपॉन में एक्स। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि अगर डी डी एक्स करना है दो फंक्शन का एफ एक्स अपॉन में जी एक्स का, तो क्या होता है सबसे पहले जी एक्स लिखो, उसके बाद में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस करो, फिर उसके बाद में एफ एक्स लिखो, उसके बाद में जी का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद में जी एक्स का नीचे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये होता है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बस इसी को यहाँ पे लगा रहे हैं, ये अब डैश एक्स इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस का, फिर लॉग एक्स लिखेंगे, फिर एक्स का क्या होता है, एक्स का 1 होता है अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमें करना होता है, सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि एफ डैश एक्स है ना, उसको हम क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, दैट इज 1 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस का लॉग एक्स बेस ई क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से लॉग एक्स बेस ई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी ई आ जाएगी। आपको ये पता है, साइड में नोट कर लो कि अगर कहीं भी log x यहाँ पे बेस में a इक्वल्स टू बी लिखा है तो जो x की वैल्यू होगी वो a की पावर क्या होगी, b होगी। ये भी आपको आप साइड में नोट कर लेना, ठीक है। अब बस x इक्वल्स टू e है, अब हमें समझ में आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, एक ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू e बना लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं। अब इन सब में हम लोग जो है क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। अब आप लोग एक बात बताइए, ये मेरा एफ डैश एक्स है, यहाँ पे ई की वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ई की वैल्यू आपकी 2 से 3 के बराबर होती है, समझ गए ना बात को। तो अब आप एक बात बताइए, जब हम यहाँ पे ई रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा फंक्शन का स्लोप है, ठीक है। अब इस साइड में देखते हैं, इस साइड में कहानी क्या है और इस साइड में कहानी क्या है, ये चीज़ें देखनी है। तो अगर हम एक काम करें, अगर हम x की वैल्यू e से बड़ी लेते हैं अगर हम x की वैल्यू e से क्या लेंगे, बड़ी लेंगे, तो जो मेरा log x है ना, log x इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 से ज़्यादा होगी। इफ़ x ग्रेटर देन e, तो जो मेरा log x है वो 1 से ज़्यादा आएगा अब सॉरी, जब 1 से ये ज़्यादा आएगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा डिक्रीजिंग होगा, और इधर वाली वैल्यू क्या आएगी, इधर वाली आएगी पॉजिटिव, क्योंकि x से जब छोटी डालेंगे तो 1 से छोटी आएगी, और 1 से छोटी आएगी तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला भी एरिया निकल के आ गया, और ये जो मेरा मेन पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे हम लोगों को इन मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल्स टू ई बस हमको फंक्शन में रखना है। तो अगर हम x इक्वल्स टू ई फंक्शन में रख देंगे तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, दैट इज लॉग ई बेस ई अपॉन में ई। तो आपका आंसर होगा दैट इज 1/e। 1/e कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, एकदम से करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1/b। ठीक है, कैसा क्वेश्चन लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमें आपका बेहद इंतजार रहेगा। ठीक है।
क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 2। पहले हम लोग आपको बता नोट लिख दीजिए, नोट, फिर हम इसको सॉल्व करने का तरीका बता देंगे आपको। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम लोगों को मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, और वो भी इंस्क्राइब्ड हो, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, वो भी कहाँ पे इंस्क्राइब्ड हो, वो भी आपका इंस्क्राइब्ड हो सर्कल में, ठीक है, इन अ सर्कल। तो वो जो रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर को हमें बनाना पड़ेगा स्क्वायर। अगर हम रेक्टेंगुलर को स्क्वायर बना देंगे तो एरिया जो होगा ना, एरिया वो आपका ऑलवेज मैक्सिमम होगा। ये आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया आपका मैक्सिमम होगा, एरिया आपका क्या होगा, एरिया आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब बस फटाफट, एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो ये मेरा रहा सर्कल, और ये हमने बनाया था अंदर एक आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब ये बताओ क्या होगा, ये आपका सेंटर है, तो ये तो आपका क्या होगा, देखा जाए तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल है और सर्कल का ये क्या है, डायमीटर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल तो रहा नहीं, अब ये रहा स्क्वायर, तो स्क्वायर का डायगोनल, यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब बताइए डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, मतलब स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, दैट इज ये होगा ना। अब आप बताइए रेडियस अगर 2 है तो ये पूरा आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू, ये आपका डायगोनल आ गया स्क्वायर का। अब अगर स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है तो आप लोग एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर एक तो होता है साइड स्क्वायर और दूसरा होता है फार्मूला डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज डायगोनल का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 डिवाइड बाई 2। तो योर आंसर विल बी, तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 स्क्वायर यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों के मन में विचार आ सकता है कि अगर मुझको ये नहीं पता था तो मैं क्या करता, तो हम इसी को साइड में, अगर मेरे पास प्लेस होगा ना, तो हम यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बता देते हैं, जो इसका बड़ा मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको कल तरीका बताएंगे, आपको सॉल्व करना, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर मान लो मेरे पास में ये सर्कल होता और हमें पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता, तो हम ये मानते ये दोनों एल है और ये दोनों बी है, भाई ये तो पता, और ये इसका बिगाड़ है, ये इसका क्या डायगोनल है और ये इसका सेंटर है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो इसका क्या है, ये इसका डायगोनल है, तो ये किसके बराबर होता है, ये तो 4 के बराबर होता है। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वो आपका 4 4 जा 16 के बराबर होता है। तो एक मेरा ये क्वेश्चन था, और फंक्शन क्या था मेरा, फंक्शन को बोलते हैं जेड। जो अब फंक्शन क्या है मेरा, एरिया मैक्सिमम चाहिए, फंक्शन उसी को बनाते हैं जो पूछा जाता है एरिया मैक्सिमम। तो एरिया को फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन मेरा क्या होगा, एल इंटू में बी, ठीक है। अब एल इंटू में बी, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो एल की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस का बी स्क्वायर, और एल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अंडर रूट 16 माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एल इंटू में अंडर रूट सॉरी एल की ही वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये आएगा आपका जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस का बी स्क्वायर इंटू में बी, ठीक है। अब क्या करना है, ये मेरा फंक्शन आ गया है, अब ये मेरा फंक्शन है, बी का फंक्शन है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, डी जेड ओवर डी बी निकालना है, डी जेड ओवर डी बी निकालना है। उसके बाद में जो भी निकालोगे उसको उसके बाद आप 0 के बराबर करोगे, यहाँ से आपकी बी की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जो कि निकल के आएगी 2√2, और एल की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर होगी, वो भी आपके निकल के आएगी 2√2, और इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 2√2 इंटू 2√2 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, हमने आपको दोनों मेथड बता दिए, ये आपका प्रॉपर्टीज बता दिया, और दूसरा हमने आपको क्या बता दिया, दूसरा हमने आपका एक अल्टरनेटिव मेथड बता दिया जो कि लॉन्ग मेथड है, और ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स आपका एक फंक्शन दिया है, दूसरा एक फंक्शन जी एक्स दिया है, और लिमिट का क्वेश्चन है। देखिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 14 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। तो एफ एक्स तो मेरा क्या है, a की पावर x माइनस 1 प्लस बी की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2, ये एफ एक्स हो गया, माइनस का 1
और अपॉन में जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस का 1। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ए की पावर 0 आ जाएगा, बी की पावर 0 आ जाएगा। तो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 1, तो 2 1 में से बन गया 0, तो इसका फॉर्म बन जाएगा 0 अपॉन में 1 में से बन जाएगा 0। अब 0 बाई जी का फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल। और एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि हमें तब तक डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब तक इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ जाती। तो बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चालू कर देंगे क्या, वो डिफरेंशिएशन करना चालू कर देंगे। लेकिन उससे पहले भी हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, आएगा 2, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस का 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। और नीचे ये आ जाएगा एक्स माइनस का 1। ये मेरा फंक्शन है, बस इसका डिफरेंशिएशन चालू कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स माइनस 1 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस का 1 इंटू में लॉग ए बेस ई प्लस बी की पावर एक्स माइनस का 1 इंटू में लॉग बी बेस ई, 2 का 0 हो जाएगा, अपॉन में नीचे आपका 2 आएगा, ठीक है। बस अब क्या रखना है, अब इसमें 0 रख देना। जैसे ही इसमें 0 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा ए की पावर 0, ए की पावर सॉरी यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे आपका 1 है, ये एक्स टेंस टू 1 दिया था यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ए की पावर 1 माइनस 1 क्या आएगा, ए की पावर 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, और ये हो जाएगा लॉग ए बेस ई। ऐसे ही हो जाएगा बी की पावर 0 लॉग बी बेस ई अपॉन में 2। अब ये देखिए मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ये क्या होता है, लॉग ए बी, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बी डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन का लॉग ए बी डिवाइड बाई 2, लॉग ए बी डिवाइड बाई 2, ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स अपॉन एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स। अब हम लोग फिर से वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब की बार क्या रख रहे हैं, अब क्या इसमें एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जैसे हम 0 रखेंगे, फिर से सॉरी यहाँ पे हमने 0 लिख दिया है, जबकि यहाँ पे 1 था शायद, 1 है ना, हाँ 1 है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, तो ए की पावर 0 होगा 1, बी की पावर 0 होगा वो भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1। तो यानी अंदर की वैल्यू आएगी, फॉर्म इसका आएगा, अंदर की वैल्यू तो 1 है और बाहर की वैल्यू क्या है, बाहर की वैल्यू 1 अपॉन और ये 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो जब कभी भी फॉर्म लिख लो, नोट कर लो, नोट, जब कभी भी फॉर्म आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 और कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसकी पावर लगी है जी एक्स, और इसका जो फॉर्म है वो बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जो 0, ठीक है, एफ एक्स माइनस का 1 इंटू में जी एक्स, ये उसका होता है, ठीक है। अब यही चीज़ हमें क्या करनी है, इसमें लगा देनी है। तो ये हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स तो हमारा यही है, यही तो एफ एक्स था। तो ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस का 1 इंटू जी एक्स। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स हमारा क्या है, दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, ये मेरा जी एक्स मतलब इसकी पावर में जो भी लिखा। अब इसकी पावर में जो भी तो यही था ना पूरा, तो बस अब क्या करना है, इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। तो ई की टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक काम करते हैं 2 का एलसीएम ले लेते हैं, फिर से वही आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब अभी हम इसकी लिमिट तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या निकल लिमिट आई थी, इसकी लिमिट आई थी ई की पावर लॉग ए बी बाई 2, यही तो आई थी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या 2 को उधर ले जाएंगे तो ई की पावर लॉग ए बी और उसका अंडर रूट। अब एक प्रॉपर्टी फिर से नोट कर लिए कि अगर यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो ये दोनों पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट ए बी। आपका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ए बी। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज अंडर रूट ए बी। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है और इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आपको इनवर्स का फार्मूला बता देते हैं। जैसे कि आपको कभी भी ए इनवर्स निकालना हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइड बाई मॉड ए, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ए, वैसे तो ये होता है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालते हैं ना वो तुम्हारा होता है जितने भी को फैक्टर्स हैं, सॉरी को माइनर्स, सॉरी तो जितने भी जो तुम्हारे माइनर्स है ना, माइनर्स, ठीक है, तो जो तुम्हारे माइनर्स हैं उनसे तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए बनता है, और माइनर्स में भी को माइनर्स जो होंगे उनसे तुम्हारा क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए बनता है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक फार्मूला और होता है, वो होता है ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो ना वो आई के बराबर होता है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, और आई तुम्हारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है, आई तुम्हारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है, आई तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज 2 मतलब 2/2 का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज तुम्हारा 2/2 का है, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तुम्हारे 1 1 होते हैं, बाकी ऑल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदर देन डायगोनल एलिमेंट वो 0 होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, जैसे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास में ये आपका ए दिया, ये क्या दिया, ए दिया है। अब आपका इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, अगर इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, काम ये करेंगे कि हम इस ए का किसी एक ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो इसका मतलब वही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज हमने पहला ही ऑप्शन ले लिया है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन को हमने ए इनवर्स मान लिया, तो ए का ए इनवर्स में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम देखो, आपको पता होना चाहिए ये आपका होता है रो 1, ये रो 1 है, ये आपका रो 2 है, और ये आपका क्या, ये रो 3 है। ये हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो पहले ऑप्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करना है। सबसे पहले क्या करना है, रो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कॉलम 1 के साथ करना है। तो देखो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ में करेंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। फिर आपका साइन थीटा का करना है, साइन थीटा के साथ में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में फिर जीरो के साथ में करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट में क्या करना है, रो 1 का मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ में। तो ये रो सेम रहेगी, लेकिन कॉलम आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो देखो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस उसके बाद में साइन, ये यहाँ पे लिखा है साइन थीटा और यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद में फिर जीरो का जीरो में करेंगे तो वो आपका 0 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई समस्या वाली बात तो नहीं। तो अब आप हमको एक बात बताइए, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि आपके 1 के बराबर होता है, और ये देखो इससे ये कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका 1 0 0 बन रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, जी हाँ। अब उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं कौन सा, दूसरा वाला। तो आपकी क्या करना है, रो 2 का मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करेंगे। तो देखो रो 2 तुम्हारा क्या, माइनस का साइन थीटा, और कॉलम 2 क्या है, कॉलम 1 क्या है तुम्हारा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे आगे करते रहेंगे, कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद में प्लस का 0, ठीक है। उसके बाद में फिर आप किसका करेंगे, अब इसमें यहाँ करेंगे तुम्हारा रो 2 का कॉलम 2 के साथ में, ठीक है। तो रो 2 तुम्हारा ये है और कॉलम 2 तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा कॉलम 2 है। तो देखो माइनस साइन थीटा के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस थीटा के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले में अब यहाँ पे करेंगे रो 2 का कॉलम 3 के साथ में। तो देखो यहाँ पे 0 0 1 लिखा है, तो ये भी क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ करेंगे 0 प्लस 0, और 0 का 1 के साथ तभी 0 आएगा। तो देखो इसमें भी ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो हमें तो ऐसा लग रहा है ये आंसर हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे यही ना होते ना डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, क्या हमें ऐसा लग रहा है डायगोनल एलिमेंट आपका बन जाएगा, आपका 1 1 1 आ जाएगा। तो हमें ऐसे लग रहा है यही आंसर है। R3 का कर लेते हैं फटाफट। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करेंगे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करेंगे 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर उसके बाद रो 3 का कॉलम 2 के साथ में, फिर 0 का इसके साथ करेंगे 0 आएगा, 0 का इसके साथ करेंगे 0 आएगा, 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका लिखा है 0 0 1, ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और किसकी, ये आपका जिसका ऑर्डर है 3rd। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन ना, इनको आप क्यों सॉल्व करने का प्रयास करोगे, आप ऑप्शन में अगर मल्टीप्लाई करके देख लो ना, तब भी आप जो है इसका आंसर ला पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूलेज बताएंगे। यहाँ पे नोट करिए, फॉर्मूला रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स, फॉर्मूले रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, कहीं पे मॉड ए की पावर एन लिखा हो तो हम उसको, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए की पावर एन और उसका मॉड लेना हो तो हम उसका ऐसे लिखेंगे मॉड ए, मतलब आप एक मैट्रिक्स का निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट, उसके बाद में उसकी पावर एन कर देंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप मैट्रिक्स बताओ। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा के, आपका बाहर आएगा के की पावर एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो यहाँ पे एन है यहाँ पे लिख लो एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तीसरा आपका क्या है, आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है मॉड ए की पावर एन माइनस वन। क्या होता है, मॉड ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद में देखो, कहीं पे एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड पूछा जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा मॉड ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, मॉड ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये इन सब की जगह पे एन आपका क्या है, एन आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, एक्सेप्ट दिस, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे तो पावर है, ठीक है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो ये आपके जरूरी हमने जो आपको लिखवा दिए, इन्हीं से लगभग में हो जाएगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ऑर्डर कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख लो साइड में एन की वैल्यू आपका 3 दिया है और मॉड ए की वैल्यू आपका 4 दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से साथ में करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप देखो क्या है, सबसे पहले मॉड 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, ये लिखा है। अब समझिए मेरी बात, समझिए सबसे पहले भाई एडजॉइंट ऑफ ये जो भी चीज़ है, ये कोई ना कोई मेरा एक मैट्रिक्स है, तो हमने एक मैट्रिक्स इसको m1 मान लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें क्या इसको इससे लिख सकते हैं 2 इंटू m1, ठीक है। अब बताइए 2 इंटू m1, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है, 2 को बाहर लाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में मॉड m1। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए m1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या थी, m1 की वैल्यू हम लोगों की थी एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट ऑफ 3a। अब आप लोग बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है मॉड ए की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे लिखा है 3a, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड 3a की पावर n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब 3 माइनस वन, 3 माइनस वन का मतलब 2। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, मॉड 3a को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये आपका डिटरमिनेंट के है, क्या डिटरमिनेंट के है, क्या इसकी वैल्यू ये होगी 3 की पावर 3 इंटू में मॉड का के और इन दोनों का होल स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो मॉड 3 है ना, तो मॉड 3a का हमने क्या किया, के को बाहर निकालेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 की पावर n आएगा, 3 की पावर 3 आ गया, इंटू में मॉड a आ गया, ठीक है। तो ये अब आप इसको देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, अब देखो ये 3 है, 3 का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और मॉड a की पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू, अब देखो मॉड a की वैल्यू क्या है, मॉड a की वैल्यू 4 है। अब देखो इसको लिखना भी किस फॉर्म में है, इसको लिखना है 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा। तो हमको 2 और 3 ही चाहिए, तो यानी कि 4 लिखा है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 ये है, 2 की पावर 3 ये है, तो क्या ये 2 की पावर 7 हो जाएगा और 3 की पावर 6 हो जाएगा। क्या ये 2 की पावर अल्फा और 3 की पावर बीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है, अल्फा की वैल्यू आपकी 7 है और बीटा की वैल्यू आपकी क्या है 6 है, और उन्होंने अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो 6 और 7 क्या होता है 13 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने एग्जाम के लिए स्टार बना के रखिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें आपका दिख रहा है ए दिया है, बी दिया है, और इसके पीछे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं और उनको बताना है, लेकिन स्टेटमेंट मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सपोज मेरे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स नंबर ए, ठीक है। अब मैट्रिक्स नंबर ए है ना, तो इसका कोई ना कोई m इंटू एन,
ये इसका ऑर्डर होता है, ये इसका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ये हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जब यम और एम मतलब ये दोनों सेम हो जाए, इफ यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ यम और एन सेम हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी मैट्रिक्स है बी। बी को हम लोग लेते हैं एल इंटू एल इंटू एल इंटू एम, एक सेकेंड, एल नहीं लेते हैं क्योंकि एल एम एन एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्स इंटू पाई ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे लिखिए ए बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इट। अब लिखिए ए इंटू बी, इन दोनों का जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है वो एग्जिस्ट करेगा। ए बी एग्जिस्ट करेगा कब, इफ ये जो आपका फर्स्ट वाले का, ये देखो ये होता है रो इंटू कॉलम के फॉर्म में। क्या होता है, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में, ये रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होता है। तो इफ द कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द रो ऑफ बी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर तुम्हारा n बराबर है x में, अगर n और x आपस में बराबर हैं, तो ए बी का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और जब कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा ना, ए बी का ऑर्डर वो आपका इसका आएगा m और इसका आएगा बाई, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा आपका नया ऑर्डर m इंटू में बाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आप लोग बताइए इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका आपका कितने आपके देखिए यहाँ पे रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, तो 3 इंटू कॉलम कितना है 1 और 2, तो 3 इंटू 2 का ये तुम्हारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, और ये 2x2 का मैट्रिक्स है। समझ में आ गया बात। तो देखो ए यहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो आपका मैट्रिक्स है 3x2 का, और जो बी मैट्रिक्स है वो आपका क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है। अब ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा कि जो इसका ये 2 है ये इसके 3 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं होता है, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये बस, लेकिन इसके लिए ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन आया है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ITF से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी टेन इनवर्स लिखा है, यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है, तो हम लोग एक काम करते हैं साइन इनवर्स को टेन में बदल लेते हैं। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5। तो हमें ये बता दो क्या बेस 4 हो जाएगा, और अगर बेस 4 हो जाएगा तो यहाँ से टेन थीटा क्या निकल के आएगा, टेन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/4। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज टेन इनवर्स 3/4। ये मतलब ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 लिखा है वहाँ पे हम टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, हमने बदल दिया है साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत तो नहीं, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स ए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसका फार्मूला होता है क्या फार्मूला, दैट इज टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला निकालना है, दैट इज हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए, जरूरत पड़ती है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 7 चौको 28 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 28, 4 7 28, 7 3 21 प्लस 7 चौको 28, तो यहाँ पे 4 आएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/28। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आपका आएगा दैट इज टेन इनवर्स 25/28। ठीक है, डिवाइडेड बाई 28 में से 3 जाएगा, ये भी 25/28 ही आएगा। तो ये देखिए वो कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आपका आएगा दैट इज टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 1 में 10 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा π/4, इसलिए इसका आंसर क्या होगा π/4। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो आपको फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन g(x) है, और कह रहा है इसके रूट्स क्या है, फटाफट निकाल लेते हैं रूट्स क्या है। तो सबसे पहले देखो gx क्या है, gx क्या है, तो gx आपका है 5x
प्लस का 30, ये आपका जी एक्स है। अब देखो ये कह रहा है जी में ना एफ एक्स डाल दो, एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल दो। हमने एक्स की जगह पे क्या डालना है, एफ एक्स डालना है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल देंगे। एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, एफ एक्स डाल देंगे। एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल देंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 प्लस का 30। और कह रहा है ये चीज है ना, ये आपके जीरो के बराबर है। तो जीरो इजक्वल टू, अब एक काम करते हैं, अगर हम 5 से ये 6 काट दें, मतलब अगर 5 कॉमन लें तो यहाँ पे 6 बचेगा, और 5 का डिवाइड कर दे तभी जीरो आएगा। तो हम इसलिए हम क्यों मल्टीप्लाई करें 5 का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, अब यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 6। तो जीरो इजक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। तो अब आप बताइए क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका मतलब, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू -1, दोनों ही रूट आपके क्या होंगे, -1 के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। इसका अल्फा भी -1 होगा और बीटा भी क्या होगा, -1 ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल। एक आपको सर्कल दिया है और कह रहा है ये सर्कल क्या बोलते हैं, ये सर्कल जो है वो टच कर रहा है बोथ द एक्सिस, डायमीटर सर्कल का 2a है, सेंटर सर्कल का इस लाइन पे है। तो देखो मेरी बात सुनिए, डायमीटर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल का रेडियस। अब सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमें यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2f बाई प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो है जनरल इक्वेशन होती है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों 1 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो रेडियस होती है वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। रेडियस जो होती है वो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और इसकी जो आपका सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है वो आपका क्या होता है, माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ। अब एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। हम आपको एक चीज़ नोटिस कराना चाहते हैं क्या, जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। अब हमने जब सर्कल बनाया और हम इसकी कंडीशन लिख रहे हैं, जब ये सर्कल दोनों एक्सिस को, जब ये सर्कल जो है दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, जब ये सर्कल दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या यही सर्कल का सेंटर होगा, क्या ये सर्कल का सेंटर होगा, सपोज ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताइए, ये क्या है, सर्कल की रेडियस, ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r, भाई ये दोनों डिस्टेंस r है। तो क्या सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर इसका r, होगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका रेडियस r है, अगर आपका रेडियस क्या है, r है, तो जो आपका सेंटर है ना, सेंटर वो भी आपका r, r होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है, ठीक है, ये इधर भी हो सकता है और ये आपका इधर भी हो सकता है। तो मतलब कोऑर्डिनेट के साइन बदल सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे अगर रेडियस r है तो दोनों कोऑर्डिनेट भी आपके क्या होंगे, r होंगे। समझ गए ना बात को, बस इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं क्या, हालांकि हम एक बात बताएं आपको, एक बात हम बता सकते हैं क्या, कि जैसे ये है मेरा रेडियस, ये मेरा क्या है, रेडियस, ये मेरा क्या है, रेडियस। चलो हम नहीं तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आपको सिखाते हैं कैसे होगा। जैसे कहीं पे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस का 4ay प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज ये है, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ax माइनस का ay प्लस का a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ कोई समस्या भी नहीं। अब हम एक काम करते हैं क्या, अब हमको एक बात बताओ, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर जो होगा, हम सबसे पहले इसका कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 से। तो अब यहाँ पे बताओ 2g की वैल्यू -a के बराबर है, 2g की वैल्यू किसके बराबर है, -a के, तो g की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस का a/2 के, ठीक है। 2f की वैल्यू भी -a के बराबर है, तो f की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस के a/2 के। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर आपका होता है -g, -f, यही होता है सेंटर। तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा -g, मतलब कि a/2, a/2। समझ में आ गई बात।
अब एक बात बताइए, क्या हमारी अगर रेडियस a/2 आ जाए, क्या अगर मेरी रेडियस a/2 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं ये सर्कल दोनों एक्सेस को टच करेगा? जी हाँ। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई 4 प्लस का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस का सी, और सी कितना है ए स्क्वायर बाई 4। अब बताइए इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 हो गई, और अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 होने का मतलब क्या, प्लस माइनस a/2, लेकिन रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए रेडियस क्या होगी, a/2 यूनिट होगी। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या a/2 यहाँ भी है, a/2 यहाँ भी है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो मेरा x और y दोनों एक्सेस को टच करता है? जी हाँ, x और y दोनों एक्सेस को टच करता है, तो ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डायमीटर क्या होता है। अब आपको पता है डायमीटर क्या होता है भाई, डायमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अब 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपका a/2 है, तो a/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डायमीटर आपका आ गया a, जबकि यहाँ पे क्या लिखा, डायमीटर 2 है, तो ये क्वेश्चन भाई गलत हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब उसके बाद में लिखा द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन है एक्स प्लस वाई, एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, इस पे सेंटर लाई करता है, करवा के देख लेते हैं। ये सेंटर a/2 और a/2 यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस का a/2, तो ये दोनों a के बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए ये वाला भी सेंटेंस आपका सही है। तो यानी कि आपके स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3, ये दोनों ही आपके हैं सही है। तो इसलिए यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट पूछा है ना, तो ओनली 2 करेक्ट है, और इनकरेक्ट होता तो ओनली 1 हो जाता। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छा लगा ना? तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, देन व्हाट इज द सम ऑफ 20th टर्म। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप नोट कर लीजिए क्या, कि अगर इफ द सम ऑफ pth टर्म, pth या करें सम ऑफ p टर्म, sum of p term of an AP from start each equal to the sum of q term of an AP from start, ठीक है, from a start, अगर ये दोनों ही आपस में बराबर हैं तो इस केस में क्या होता है, जो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म का जो सम होता है p प्लस क्यू का, वो क्या होता है, 0 होता है। सम ऑफ p प्लस क्यू का क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है S9 जो है वो S11 के बराबर दिया है, और पूछा गया है S20 क्या होगा, तो S20 आपका क्या होगा, 0 होगा। S20 आपका क्या होगा, 0 होगा। बताइए ये क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व हुआ, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है केवल तभी सॉल्व होगा। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हर पर्सन, जैसे मतलब हर प्रॉपर्टी कैसे याद हो सकती है, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, जैसे हमको पता है कि Sn का फार्मूला क्या होता है, दैट इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 का इंटू में d, ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9/2 ब्रैकेट 2a पता नहीं है प्लस 8d इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट 2a प्लस 10d, ठीक है। अब देखिए 9 ब्रैकेट 2 से हम यहाँ काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 9a प्लस का 36d इक्वल्स टू, यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएंगे, ये 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 11a प्लस का 55d, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 उधर ले जा रहे हैं, 55 उधर ले जाए, जो आपकी इच्छा हो कर लो। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि जो 2a है वो आपका माइनस का 19d के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि 2a प्लस का 19d ये आपके 0 के बराबर है। और हमसे S20 पूछा था, तो S20 क्या होगा, 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 19d। अब बताइए 2a प्लस 19d की वैल्यू क्या है, 2a प्लस 19d की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 10 इंटू में 0 आएगा, तो आपका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन हमने बता दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल आया था, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करके ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हैं, तभी आपका एनडीए क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कंसीडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस क्यू एक्स की पावर n, और लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एंड एक्स क्यूब टू द पावर 6 आर इक्वल। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं क्या, कि अगर मेरे पास में कोई भी a प्लस बी टू द पावर n, ये मेरे पास में कोई बाइनोमियल फंक्शन है, और कोई ये पूछता है कि इसका r टर्म क्या होगा, इसका r प्लस बना टर्म क्या होगा, r प्लस बना टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे,
तो आप उधर बताएंगे इसका आर प्लस वन टर्म क्या होगा, एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, ये बताएंगे हम। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हमसे क्या पूछा, बस हमको यही लगाना है। यहाँ पे ए प्लस पी एक्स की पावर 9 दिया है, ए प्लस पी एक्स की पावर क्या दिया, 9 दिया है। तो हम इसका आर एट टर्म निकालते हैं, तो इसका आर एट टर्म क्या होगा, इसका टी आर प्लस वन एट टर्म क्या होगा, दैट इज 9 सी आर इंटू पी की पावर 9 माइनस आर इंटू क्यू एक्स की पावर आर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 9 सी आर इंटू में पी की पावर 9 माइनस आर, पी की पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस आर इंटू में क्यू की पावर आर इंटू में एक्स की पावर आर। अब यहाँ पे देखिए केवल एक्स यहाँ पे है। अब ये देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी इफ द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट तो भाई यही है क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, एक्स को हटा के जो पार्ट बचता है वही कोफिशिएंट होता है। तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 एंड एक्स टू द पावर 6 आर इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे एक्स बार आर लिखा है, तो अगर हम एक्स आर की वैल्यू एक जगह डालें 3 और आर की वैल्यू एक जगह डालें 6, तो वो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। जैसे मैं करके दिखाते हैं, जैसे ये हो जाएगा 9c3 इंटू में पी की पावर 9 में से 3 जाएगा 6 इंटू क्यू की पावर आर, ये 3, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, जब यहाँ 6 डालेंगे तो ये हो जाएगा 9c6 इंटू पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 6। यही इसका क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है। ये देखो हमने आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर दिए। अब हम आपको बता चुके हैं कि अगर एन सी बाई के बराबर है तो आपका जो एन होता है वो एक्स प्लस बाई के बराबर होता है। समझ गए ना बात को, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर इन दोनों का सम n के बराबर हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम ये बताना चाहते हैं कि 3 और 6 दोनों 9 होते हैं, तो 3 और 6 दोनों 9, ऊपर 9 लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो पी क्यूब से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी क्यूब बचेगा। और यहाँ से क्यू क्यूब से क्यू की पावर 6 जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू की पावर 3 बचेगा। तो जो पी क्यूब है ना वो आपका क्यू क्यूब के बराबर है, तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है, क्यू की वैल्यू आपकी पी के बराबर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या है, करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक सिग्मा एन टू द पावर 8n प्लस 7 आई टू द पावर n इक्वल टू। अब देखिए इस पूरे में कहीं n दिया है, नहीं दिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, n की वैल्यू आपको जो मर्जी हो मान लो, हम n की वैल्यू 0 1 2 जो इच्छा वो मान लो, तो हम n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ठीक, तो n की वैल्यू 1 मानने से मेरा सवाल क्या हो जाएगा, मेरा सवाल हो जाएगा x n की वैल्यू 1 से लेके और यहाँ पे रखेंगे 1, तो 8 इंटू 1 क्या होगा 8 प्लस 7 तो 15, और यहाँ पे हो जाएगा i। यानी अब इसके कहने का मतलब ये i की पावर 1, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम i को i टू द पावर n, यहाँ पे n i टू द पावर n, ठीक है, तो ये जो n है ना इसमें हमने n की वैल्यू मानी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों n अलग अलग हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम लोग n की वैल्यू सबसे पहले 1 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा i, फिर 2 डालेंगे तो i स्क्वायर, फिर 3 डालेंगे तो i क्यूब, प्लस 4 डालेंगे तो i पावर 4, इतना आएगा। फिर ऐसे ही चूंकि 15 तक डालना है तो पहले 4 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा i टू द पावर 13 प्लस i टू द पावर 14 प्लस i टू द पावर 15। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताइए, ये तो i हो गया, i स्क्वायर जो होता है ना यहाँ पे लिखा है i की वैल्यू क्या लिखी है अंडर रूट -1, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 के बराबर होगी, तो ये -1 प्लस i क्यूब की वैल्यू माइनस i के बराबर होती है, और i की पावर 4 अगर हम इसका 4 कर देंगे पावर, तो i की पावर 4 क्या होगी 1 के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 1। देखो 1 से 1 कट गया और i से i कट गया, तो यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अब बचा मेरे पास में i टू द पावर 13 प्लस i टू द पावर 14 प्लस i टू द पावर 15, तो i टू द पावर 13 को हम लिखेंगे i टू द पावर 4 टू द पावर 3 इंटू में i, तो केवल i बचेगा, मतलब ये वाला टर्म बचेगा। फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका -1 बचेगा, और फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका माइनस का i बचेगा। तो यहाँ से i से i कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा -1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे भी अगर हम आपको यहाँ पे n अगर नहीं भी मानने देते तब भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। कैसे हो जाता, क्योंकि हमको पता है ये जो यहाँ पे लिखा है ना 8n, तो जो 8n है ना ये 4 से डिवाइड हो रहा है,
और 8 एंड 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 8 एंड वाला पूरा कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा उन 4 का क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो केवल 7 बचा है, तो हम 7 पे कर सकते थे, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 लिखते ना, तो 4 तो ये हो जाता और 3 यहाँ पे आता, तो 4 वाला 0 हो जाता और 3 वाला चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, बात तो एक ही होती। तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक पॉलीगॉन है और उसके 44 डायगोनल्स हैं, कह रहे हैं नंबर ऑफ इट्स साइड क्या होगा। देखो हम इसको बता सकते हैं, इसका आंसर अगर मैं बताना होगा ना तो आंसर इसका 1 सेकंड में निकलेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन तो होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, ठीक है। ये आपका किसके बराबर है, 44 के बराबर है। तो n इंटू एन माइनस 3 क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3 आपका 88 के बराबर हो गया। तो क्या बताओ 11 8 88 होता है, जी हाँ। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 11 है, और ये देखो 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई। तो नंबर ऑफ साइड क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड 11 आएगा। लेकिन हम पॉलीगन में आपको शॉर्ट नोट्स दे देते हैं पॉलीगन के, जो इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए आप अपने पॉलीगन। अगर कोई आपके पास में रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, अगर आपके पास में कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर लिख लीजिए, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, सम वो आपका होगा n माइनस का 2 इंटू में पाई, ठीक है। और ईच इंटीरियर एंगल फिर क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल तो वो आपका n से डिवाइड कर देना, तो आपका n से डिवाइड करोगे तो आपका जो ईच इंटीरियर एंगल है वो आ जाएगा, समझ गए ना बात को। दूसरा जो वन इंटीरियर एंगल है और एक उसी का एक्सटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, उन दोनों का सम 180 होता है। दूसरा और क्या बताने जा रहा है कि ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये आपका क्या होता है 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा 360 डिवाइड बाई n। अब ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं। तो हुज ऑल एंगल एंड साइड आर इक्वल, ऑल एंगल एंड साइड्स आर इक्वल। ये हम आपको साइड में बता दे रहे हैं छोटा सा। जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ में आ गया ना बात। तो इसके इनका सम क्या होगा, इसके इनका सम का, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, साइड कितनी है 3 है, तो इसका सम क्या होगा 3 माइनस 2, तो यानी कि 1, और इंटू में पाई होता है 180 डिग्री। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर ईच इंटीरियर एंगल निकाला जाए तो देखो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आएगा, ये 60 आएगा और ये 60 आएगा। अब देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये आपका 120 होगा। तो ये लिखा हमने 1 इंटीरियर एंगल दैट इज 60 और 1 एक्सटीरियर एंगल दैट इज 120, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो ऐसे ही इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये भी 120 होगा, और इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये भी आपका 120 होगा, ठीक है ना। तो इन सब का सम करो 120 120 120 तो 360 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 होगा, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 बाई n होगा, समझ गए ना। 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आ जाएगा। तो हमने आपको साइड से बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स प्लस 20। देखो मॉड एक्स पर समझ लो, मॉड एक्स होता क्या है, मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, एक होती है एक्स, एक होती है माइनस एक्स। एक्स तब होती है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और माइनस एक्स तब होती है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे ये इक्वेशन लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस का 9, अब मॉड एक्स को ना हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और लिखेंगे प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ये हमने x कब लिया है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। और एक और दूसरी तरफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ये कब हमने लिया, जब x की वैल्यू आपकी 0 से क्या है छोटी है। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 20 होगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 4x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0 है। तो एक तरफ x की वैल्यू आएगी माइनस का 4 और दूसरी तरफ x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। ये दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी 0 से छोटी है। लेकिन हमने x क्या लिया था, हमने x तो 0 से बड़ा लिया था, तो यानी कि इसका कोई भी रूट हमको नहीं मिला, इसका हमको कोई भी रूट नहीं मिला। अब इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सम है, तो यानी कि इसमें जोड़ना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0।
तो एक्स ब्रैकेट में लेंगे एक्स माइनस फाइव, 4 ब्रैकेट में लेंगे दैट इज एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। तो एक आपका एक्स माइनस फाइव आएगा, एक आपका एक्स माइनस 4 आएगा, इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो एक वैल्यू आपकी एक्स की 5 आएगी, एक वैल्यू यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी 4 आएगी, और ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी ग्रेटर देन 0 होंगी, लेकिन हमने लिया था लेस देन 0, तो इसका भी कोई भी रियल रूट नहीं मिला। तो इसलिए द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज 0, कोई भी रूट हमको इसका नहीं मिला। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप प्लीज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक आपका ट्राइंगल एबीसी दिया है और कह रहा है साइन ए है ना, जो साइन है माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो जरा, और हमसे एंगल बी पूछा है, तो हम एक काम करेंगे, लिखेंगे साइन ए माइनस का कॉस बी माइनस का कॉस सी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी प्लस का कॉस सी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से एक बात हम और देख लेते हैं क्या, कि एक ट्रायंगल एबीसी है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक ही वैल्यू अगर हम निकालना चाहिए तो क्या होगा, दैट वो आपका होगा 180 ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो भाई हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू कॉस बी प्लस का कॉस सी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कॉस सी प्लस का कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस का डी अपॉन 2, ठीक है। तो बस यही लगा दीजिए यहाँ पे फटाफट। तो ये हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो आपका साइन थीटा के बराबर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है बी प्लस सी, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे है बी प्लस सी। अब एक बात बताइए, अगर हम साइन थीटा को थोड़ा और तोड़ देंगे तो क्या हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 2 कॉस इक्वल्स टू 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब एक तरफ लिखा है साइन, एक तरफ लिखा है कॉस, तो हम दोनों लोगों को इसको एक बनाना है। तो इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब देखो इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो ये दोनों ही क्या आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इन्हीं को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो 90 माइनस, अब देखो हम तोड़ रहे हैं, माइनस का बी बाई 2 माइनस का सी बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी बाई 2 माइनस का सी बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस के सी बाई 2 से माइनस का सी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो बी बाई 2 है ये चला जाएगा उधर, तो बी बाई 2 और बी बाई 2 मिलकर क्या हो जाएगा बी। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी, और बी ही एंगल पूछा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आसान था, इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू मान के नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक दिया है सेक एक्स, तो सेक एक्स की वैल्यू जो है, सेक एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 24/25 है। तो अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल पे इसकी वैल्यू दिखाएं तो क्या होगा, सेक एक्स होता क्या, वैसे सेक एक्स आपका होता है, सॉरी 25/24 है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है 24 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है 24 है। और सेक एक्स होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। तो हाइपोटेनियस तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस तुम्हारा 25 है, बेस तुम्हारा 24 है, तो 25, 24 और 7 इसका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और ये कह रहा है एक्स जो है वो लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में। तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि 4th क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती है, बाकी सभी की नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अब यहाँ से 10x आएगा, तो 10x की वैल्यू क्या होगी 7/24 माइनस का 7/24। अब आप कहेंगे माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब माइनस होता है, ठीक है। तो बस माइनस इसीलिए लगा रहे हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी होगी 7/25, तो माइनस का 7/25।
हमें हमें ऐसा लग रहा है कि हम माइनस का 7 इसमें से कॉमन ले लें, तो क्या 1/24 प्लस 1/25 ये आएगा जी हाँ। तो माइनस का 7 ब्रैकेट नीचे देखो 25 का 24 में मल्टीप्लाई कर दो तो 25 चौको 25 दूनी 50 500 और 100 600, तो नीचे 600 आएगा। तो इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात माइनस वाला सही होगा, सॉल्व भी नहीं करना है। आप लोग ये बताइए, अगर हमें आंसर इसका नहीं पता होता तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं देखो भैया ये वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आएगा इधर ए और बी। हमने देखो नीचे इसका मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, जैसे 600 किया तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया, खत्म कहानी। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको करेंगे तो ये आपका 25 बार जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 24 बार। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 इंटू में ये आपका हो जाएगा 49 अपॉन में 600। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 343 डिवाइड बाई 600। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस यही है कि आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा दिया है π/4। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है π/4, और यहाँ पे टेन अल्फा जो दिया है वो आपका दिया है 1/2। वैल्यू पूछा है टेन टू बीटा का। टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका टू टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा। अब आपको लग रहा होगा कि बस 10 बीटा ही नहीं है और सब है मेरे पास, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? 10 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 10 π/4। तो ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा। ठीक है, इसको ये आपका 1 हो जाएगा। 10 अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 प्लस का 10 बीटा इसको हम इधर ले जा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2, और ये आपका 10 बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। 10 बीटा को एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 10 बीटा, ये हो जाएगा हाफ 10 बीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 10 बीटा। ठीक है, ये देखो इधर आएगा तो 1 में से 1/2 कटा हो गया, तो 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो 10 बीटा की वैल्यू है वो आपका क्या आएगी? 1/3। बस 1/3 उठा के यहाँ रख दो, 2 इंटू में 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? 1/9। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9। तो 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 8, तो हो जाएगा आपका 3/4। 3/4 इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में कोई ए है, इसकी वैल्यू है 1, 2, 3 सपोज, ठीक है। हमको इसके सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट। तो इसके जो सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3, जो कि आपके किसके बराबर होंगे? 8 के बराबर होंगे, ठीक है। अब इसके सबसेट होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो 5 होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये बात सही लिखी है, द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में 1 होता है, फिर उसके बाद में आपका 2 होता है, फिर उसके बाद में आपका 3 होता है, ठीक है ना। सबसे पहले 1 अलग अलग करके लिखे, फिर 2 वाले लिखेंगे, तो अब लिखेंगे 1 2 होगा, फिर क्या होगा? फिर आपका 1 3 होगा, फिर क्या होगा? फिर आपका 2 3 होगा। अब 2 वाले सारे लिख लिए, उसके बाद में फिर ये पूरा सेट लिखा जाता है। तो जो खुद का सेट है ना, वो भी एक का सबसेट होता है। तो ये लिखा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया? सबसेट निकल के आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका सबसेट, ये आपका क्या है? सबसेट है। लेकिन अब इसमें नई बात क्या लिखी है? लिखा है इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है, और पूछ रहा है इट्स पावर सेट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तो यहाँ पे लिख लो पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट। यानी अगर हम इन सभी सेट के आगे सेट लगा दें, तो अब ये चीज है ना, ये मेरी बन गई पावर सेट। ये मेरी क्या बन गई? पावर सेट। ये मेरी क्या बन गई? पावर सेट। अब बताओ पावर सेट की भी टोटल नंबर ऑफ पावर सेट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 2 की पावर n। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 क्या होगा? तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 होगा 32 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 1024। भाई 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। तो इसलिए ये 1024 भी सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो अब पूछा गया करेक्ट, तो 1 2 और 3 तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमें ऐसा लगता है कि ये वाला सेट पहले वाले सेट से थोड़ा सा सिंपल सेट था। तो आप लोगों को हमने 1 से लेके और पूरा 30 क्वेश्चन हमने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और
अगर आप इस सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप एनडीए में बहुत अच्छा करेंगे और एनडीए में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मेरा आपको जो अनुमान है दैट इज़ अराउंड 180 मार्क्स जो आपको एनडीए में स्कोर करना है इन मैथ्स ओनली, और बाकी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसमें भी आप अच्छा करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसके बाद में हमको बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, उसी हिसाब से आगे हम लोग काम करेंगे। बाकी आप सभी लोग अपना स्कोर लिखिए कि आपने जब सॉल्व किया था तब इसका स्कोर क्या था। और इसी तरीके से सबसे पहले आपको हम बता देते हैं इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट कोई भी सॉल्व करते हैं उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम में दे देते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उस टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर प्रैक्टिस सेट वहाँ से आप लोग क्या करिए, डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद में फिर आप खुद से सॉल्व करिए। और खुद से सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उसका आपको सोल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल जो कि आपका है मिशन एग्जाम, यूट्यूब चैनल हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल आपका है मिशन एग्जाम, यूट्यूब चैनल क्या है आपका मिशन एग्जाम, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, इस पे आइए और इसको सॉल्व करिए, देखिए, और आपका इस तरीके से मैथ्स हम आपका पूरा प्रिपेयर करवाएंगे एनडीए के एग्जाम से पहले। सो सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो हम आपके लिए एनडीए का जो मटेरियल है, जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस चैनल पर डेली टू डेली बेसिस पे या फिर जब भी कभी हमें समय मिलता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।